अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स और टू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांचा बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 52 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा, न्यू नॉवल स्टार्ट हुआ है चैनल पर, लहू से लाल। जिसने नहीं रीड किया वो जाकर काइंडली रीड कर लें। फर्स्ट एपिसोड रीड करके आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों को वो नॉवल रीड करना चाहिए या नहीं। बस मेरे कहने पर एक दफ़ा से फर्स्ट एपिसोड आप लोग रीड कर लें। उसके बाद जो है, मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग बाकी के एपिसोड्स भी लाज़मी रीड करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग है ना कि बस आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमांचा का लहजा नर्म था, मगर इसकी आंखों में छुपी तकलीफ को मीरत के दिल ने बखूबी महसूस किया था। जाने शाह झूठ तो तुमने भी मुझसे बोला। रोमांचा की आवाज़ में दर्द था। जब तुमसे सवाल किया गया लिफ्ट में कोई मौजूद था तो इनकार तुमने भी किया था। सवाल तो तुम पर भी उठ सकता है। वो रोमांचा के चेहरे को अपने हाथ की पुश से महसूस करते हुए रुक गई, जैसे इसके दिल की गहराइयों में मौजूद खौफ को बयान करने की कोशिश कर रही हो। खुदा की कसम शाह, मैं डर गई थी। मुझे डर था कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सके थे कि वो चूड़ियों वाला आदमी मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में चूड़ियां पहनाए। मेरे अपने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर नरमी से कहा, मैं डर गई थी कि अगर आपको ये पता चला कि लिफ्ट के अंदर कोई ना महरम कोई मर्द मेरे नजदीक था तो आप क्या करेंगे। मैं आपकी नफ़रत से डर गई थी, आपको खोने से डर गई थी, वरना खुदा की कसम मुझे इसके आपके सर की कसम है, मैं कभी झूठ ना बोलती। रोमांचा के दिल में गहरा सा कुछ छा गया था। इसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। तो ठीक है मेरी जान, एक डर ने तुम्हें मुझसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। एक डर ने मुझे तुमसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। रोमांचा ने गहरी सांस ली और फिर नरमी से कहा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। वो दोनों हाथ जोड़ चुका था। ये लम्हा मीरत के लिए बेहद शर्मिंदगी का था कि इसका शौहर इसके सामने हाथ जोड़ रहा था। मीरत की आंखों में उलझन और दिल में बेशुमार जज्बात थे, और फिर इसने तड़प कर शाह के दोनों हाथों को अपने हाथों के दरमियान थाम लिया। क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? क्यों मुझे जहन्नुम की आग में धकेलना चाहते हैं? मीरत ने कहा, और फिर दर्द और पुरदर्द अंदाज में कहा, छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए। अगर आपकी नज़रों में मैं बेकसूर हूं तो मुझे किसी किसी बात को दोहराना नहीं है। इसके बाद मीरब ने शाह के मजबूत हाथों को मोहब्बत से अपने लबों से लगाकर चूमते हुए इनके मजबूत हाथों को अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा छुपाया था। मंजूर है, खत्म कर दी यहीं पर बात, और अब अपनी आंखों से इन आंसुओं को साफ करो। इसके चेहरे पर अपने हाथ को उठाते हुए, इसकी खूबसूरत आंखों पर जिन पर वो फिदा था, सच्चे मोतियों जैसे आंसू को लबों के बोसे की ठंडक महसूस करवाते हुए संजीदगी से कहा, ना रोया कर जाने शाह, तेरी अखां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਵਾ। वो मेरे चेहरे पर वो मीरत के चेहरा झुकाते हुए अपनी सांसों से भी कहीं ज्यादा करीब करते हुए मोहब्बत की बेलौस बारिश भिगोते हुए अपनी गुर्बत की आगोश में दिल की गहराइयों में छुपाते हुए बेयकीनी के हर हद को तोड़ते हुए इसे यकीन की दुनिया में ला रहा था। सच्चे शख्स की मोहब्बत और महरम की गुर्बत से बड़ा ना कोई यकीन होता है, ना कोई दलील। मीरत की नजरों से शाह की बेयकीनी का दर्द छुटते ही इससे अपनी शाह की मोहब्बत की दुनिया नजर आने लगी थी। इसके मजबूत सीने में सर छुपाते हुए वो खुद को महफूज पनागाह में महसूस कर रही थी। सांसों में सांसें उलझाते शाह से अपनी मोहब्बत की दुनिया में इस लम्हे में कैद किए हुए था। रोम की फिजाओं में शाह की मोहब्बत के गीत के शादियाने गूंज रहे थे। इसकी जिंदगी में आंख लगाने वाला शख्स इस लम्हे इसके इनके दरमियान कहीं भी याद बनकर भी मौजूद नहीं था। शाहमीर ने आज सारा दिन मुझ पर अपना गुस्सा निकाला था, क्योंकि आज सुबह आते हुए वो मेरे से झगड़ा करके आया था। अब अपनी प्यारी बीवी से झगड़ा करने के बाद वो थाने में आकर मुजरिमों से अपना गुस्सा निकाल सकता था। सारा दिन इसका मूड ऑफ रहा था। आखिरकार इसने अपनी अना और गुस्से को नीचा करते हुए मिनहा को फ़ोन करने के बारे में सोचा था, क्योंकि जब तक इससे बात नहीं होगी इसे सुकून नहीं आएगा। इस बात का इसे अच्छी तरह से पता था। सच ही कहते हैं लोग कि मर्द हजरात खुद ही बीवियों के सर को सर पर चढ़ा लेते हैं। जब इन्हें पता चल जाता है कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर बंदियां हमारी अपनी कमजोरी का फायदा उठाती हैं, हमें अपनी आवाज़ सुनाने के लिए तड़पाती हैं। और लगो शाहमीर मलिक, लगो अपनी बीवी के नीचे। अब अच्छी सजा मिल रही है ना, सुकून आ रहा है ना, चैन मिल रहा है, दिमाग दर्द से फट रहा है, और सुकून इसी सूरत में आएगा जब मोहतरमा बात करेंगी।
मोहतरमा की आवाज़ सुन लूँगा, वो दिल में सोचते हुए गहरी सांस फिज़ा में छोड़कर खुद को नॉर्मल करते हुए दिल के हाथों मजबूर एसपी साहब अपने अपनी प्यारी बेगम का नंबर डायल कर ही दिया। मगर जैसा कि शाहमीर को उम्मीद थी, मिरहा मलिक ने फ़ोन नहीं उठाया था। वो निचले होंठ के किनारे को काटते हुए मूँछों तले मुस्कुरा दिया था। रोमांचा की बहन हो, झुकना तो तुमने सीखा ही नहीं है। कैसे भूल गया मैं? वो दिल में सोचकर मूँछों तले हल्का-सा मुस्कुरा दिया था। वैसे भी ड्यूटी टाइम खत्म होने में सिर्फ 5 से 6 मिनट रह गए हैं। अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ वगैरह उठाते हुए अपनी सीट से उठकर दरवाज़ा खोलता हुआ थाने से बाहर आ गया था। बाहर आते ही जूनियर स्टाफ ने सिल्वर सलूट मारा। वो सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया था। इसकी हिफाज़त के लिए साथ रहने वाले पुलिस एहलकार फ़ौरन इसकी जीप की पिछली साइड पर जाकर बैठ चुके थे। शामिर ज़्यादातर गाड़ी खुद चलाया करता था, तो फ़ौरन गाड़ी में बैठते हुए वो घर के लिए निकला था। इसका मिशन था अपनी प्यारी मिरहा को मनाना, क्योंकि इससे ज़्यादा वो मिरहा से नाराज़ नहीं रह सकता था। मिरहा तो कभी भी नहीं झुकेगी, क्योंकि बात इसके भाई की थी। झुकने वालों में तो शाहमीर भी नहीं था, क्योंकि मीरब इसे भी अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ थी। मीरब की तकलीफ़ को वो अब भी अपने दिल में महसूस कर रहा था, मगर दूसरी तरफ आज जिन लोगों को इसने पकड़ा था, इनसे काफ़ी कुछ मालूमात हासिल करने के बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रोमांचा छुपा रहा है। कुछ तो ऐसा था जो रोमांचा इससे चाह कर भी बताना नहीं चाहता था। शाहमीर पुलिस ऑफिसर होने के साथ-साथ बहुत समझदार इंसान भी था। इसके दिल ने कहीं न कहीं इसे ये गवाही दे दी थी कि रोमांचा कभी भी इसकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जो इंसान हक के लिए अपनी बहन को गलत साबित करके इसका रिश्ता सही कर सकता है, तो वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता है? अगर मैं इस पर अगर चिल्ला रहा था, तो वो डरी हुई थी। वो तस्वीर का पहलू कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है इसे गलतफ़हमी हो गई हो और इसने जिस अंदाज़ से जाकर गुस्से से रोमांचा से बात की थी, इस बात पर इसे भी गुस्सा आ गया हो और मामलात ख़राब हो गए हों। इस लम्हे वो एक भाई बनकर नहीं, एक समझदार इंसान की तरह सोच रहा था। इसलिए इसने खुद से फ़ैसला किया कि वो रोमांचा से भी मिलेगा और जानेगा कि हकीकत क्या है, मगर सबसे पहले जाकर अपनी प्यारी बीवी को मनाएगा। क्योंकि बेचारी इस वक़्त बहुत तकलीफ़ में थी। इसे तकलीफ़ अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि इसके भाई के बारे में इसके शौहर ने गलत बोला है। कभी-कभी तो शामीर को भी जलन होती थी, इस बात से कि हमेशा जब-जब रोमांचा और शामीर एक साथ कटघरे में खड़े होते, तो हमेशा मिरहा का वोट अपने भाई की तरफ ही जाता था। अगर वो मिरहा का भाई ना होता, तो मामलात ख़राब भी हो सकते थे। मगर यहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। वो इसका भाई था और मिरहा के लिए वो बाप से कहीं ज़्यादा बढ़कर रहा था। वो मिराह के बारे में सोचते हुए घर के नज़दीक पहुंच चुका था। दिन के वक्त ऑफिस की खिड़की से आती रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। ऑफिस के दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और फर्श पर बिछा हुआ कालीन किसी शहाना माहौल की अक्कासी कर रहे थे। मगर इन सबके बीच कमरे का मालिक रोमांचा अपने अंदर एक तूफान लिए बैठा था। रोमांचा की उंगलियां टेबल पर पड़ी फाइल्स के किनारे थपथपा रही थी। तो इसका जहन इस मसले के इर्द गिर्द उलझा हुआ था कि जिसने इसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, इसकी बीवी मीरब के साथ इसका सुकून चैन छीन लिया था। वो किसी भी तरह इस शख्स तक पहुंचना चाहता था जिसकी वजह से ये गलतफहमियां पैदा हुई थी, लेकिन वो शख्स एक साए की तरह था जिसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। रोमांचा इसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, मगर मुकाबिल बहुत शातिर और शैतानी फितरत का मालिक था, जिसने हर चीज को पहले से सोच रखा था। रोमांचा अपने काम से काम रखने वाला ईमानदार, संजीदा और पाक सहन का मालिक था, जबकि वो काबिल का शान रिजवी था, जो पैसे और खूबसूरती में रोमांचा के मुकाबिल था, मगर जहनीत और सोच में वो बहुत मुख्तलिफ। वो हर चीज़ को धोखेधड़ी से लेने लेने और देने में कोई भी मज़ाक नहीं समझता था। जिसके लिए अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करना हो, इसके लिए किसी को नुकसान पहुँचाना ज़रा-सी बात भी गलत नहीं थी। वो रोमांचा और मीरब की ज़िंदगी में पूरी प्लानिंग के तहत आया था, इसलिए रोमांचा को उस तक पहुँचने में टाइम लग रहा था, मगर रोमांचा हार मानने वालों में से नहीं था। यहाँ बात इसकी इज़्ज़त की, इसकी ज़िंदगी में आई बेसुकूनी की थी। तो रोमांचा ने अपनी रातों की नींद हराम कर रखी थी और हर धागे को एक दूसरे से जोड़कर कड़ी बनाते हुए अपने मुजरिम तक पहुंचना चाहता था। वह गहरी सोचों में गुम था कि अचानक फोन की घंटी बजी। रोमांचा सोचों की दुनिया से निकलते हुए मोबाइल की जानिब देखा। उस स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। रोमांचा आमतौर पर अनजान नंबरों से आने वाले फोन कॉल्स नहीं उठाता था, मगर आज का दिन अलग था। शायद बेबसी थी या बेख्याली, जिसकी वजह से इसने फोन उठाया और कान से लगाया। रोमांचा बेध्यानी में हेलो। दूसरी तरफ से एक हल्की सी तंजिया हंसी सुनाई थी। ये आवाज ऐसी थी जो कि रोमांचा के दिल में शक और गुस्से को मजीद भड़का सकती थी। हंसी के अंदाज में ही शैतानियत छलक रही थी।
रोमांचा को मजीद भड़का सकती थी। हंसी के अंदाज में शैतानियत झलक रही थी। रोमांचा सख्त तेवर और तासरात चेहरे पर सजाए कुछ देर खामोश रहा। वो मुकाबिल की आवाज़ सुनकर सुनकर जाना चाहता था कि वो कौन है। मुकाबिल की आवाज़ बेशक भारी तासीरदार थी। इसकी गहरी दिलकशी दिल को मोह लेने वाली मौसीकी नरम गरम नरम गरम की तरह नरम सरगम की तरह थी। हर लफ्ज में एक महसूर कुन कशिश थी जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। मगर मुकाबिल की आवाज़ में खुद पर गुरूर और अपनी भी ताकत का नशा भी इसकी आवाज़ से ही झलक रहा था। रोमांचा अक्लमंद और जहानत से भरपूर शख्सियत का मालिक था, जो हमेशा बोलने से पहले सोचता था। वो इन इंसानों में शामिल था जो पहले तोलो फिर बोलो के असूल पर यकीन रखते थे। इसलिए वो खामोशी से इसकी आवाज़ के हर जज़ो को समझने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो सामने वाले के तासुरात और इसके अंदर की हकीकत जान सके। कहीं ये कैसे हो मिस्टर रोमांचा? बिज़नेस की दुनिया के बेताज बादशाह जिसने बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा तो एक अलग ही पहचान खड़ी कर दी। और अब लगता है कि ज़िंदगी की जंग में खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे हो। रोमांचा मुकाबिल की भारी और मैग्नेट की तरह मुतासर को नवाज को सुनकर कुछ देर के लिए साकत हो गया। इसके जहन में एक ही नाम गूंजने लगा था। इसके दिमाग में फौरन से क्लिक किया, और ये एक ऐसी दुश्मन की आवाज़ है जो बेनाम है, गुमनाम है, जिसकी अभी तक कोई पहचान सामने नहीं आई। मगर फिर भी इसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा, क्योंकि कहते हैं कि एक मशहूर कहावत के मुताबिक अक्लमंद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और बेवकूफ़ कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और रोमांच वो अक्लमंद था जो हमेशा किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तस्दीक करने को तरजीह देता है। वो इन लोगों में से नहीं था जो कि जल्दबाजी में फैसले करते हैं, बल्कि हर बात को समझकर ठहर कर और मुकम्मल मालूमात के साथ आगे बढ़ता है। रोमांचा सख्त लहजे में, कौन हो तुम और मेरे नंबर पर कैसे पहुंचे? काशान रिजवी हल्का सा कहका लगाकर हंसा। इसकी आवाज में एक पुरस्कारियत थी जो रोमांचा के लिए मजीद नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही थी। काशान रिजवी हंसते हुए, सुना है बड़ी शिद्दत से तुम मुझसे मिलना चाहते हो। ये जुमला सुनकर रोमांचा कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत से हरारत निकलकर इसकी आंखों को जलाने लगी थी। रोमांचा के चेहरे पर नसें उभरने लगी। माथे पर गुस्से की लकीरें इसके चेहरे को दहशतनाक बना रही थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर इंतकाम की परछाई नुमाया थी। वो शख्सी चालाकी और तंज को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। रोमांचा के जहन में कोई भी गलत फहमी नहीं रही थी। वो जो सोच रहा था वो बिल्कुल हकीकत में सामने आ चुका था। ये वही शख्स था जिसे वो इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था, और इसकी आवाज़ में छुपी पुरस्कारियत ने इसे इसके शक को यकीन में बदल दिया था। रोमांचा नहीं, बड़ी शिद्दत से मिलकर तुम्हें बीच से फाड़ डालना चाहता हूँ। इसके जिस्म का हर हिस्सा हर गुस्से की शिद्दत से लरस रहा था, जैसे वो किसी तूफान के दहाने पर खड़ा हो। काशान रिजवी, मगर अफसोस कि तुम तो मुझ तक पहुंच भी नहीं पा रहे हो। काशान रिजवी की आवाज़ में एक सर्द महासी लहजा था। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर हर लफ्ज में ऐसा था जैसे वो रोमांचा के गुस्से से खेल रहा हो। इसका अंदाज मुकम्मल तौर पर एतमाद से भरपूर था, जैसे वो रोमांचा को बेबस देखकर लुत्फानंदोज हो रहा हो। रोमांचा ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। जरा सोच, जिस दिन तुझ तक पहुंचूंगा तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। रोमांचा दांत पीसते हुए बोला, जैसे अभी लफ्जों से ही मुकाबिल को मार डालेगा। काशान रिजवी की बातों में अजीब सा तमाजत था, और रोमांचा ने महसूस किया कि ये शख्स सिर्फ इसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि इसकी ताकत, इसकी मोहब्बत सब कुछ चैलेंज कर रहा था। काशान रिजवी फौरन फोन की दूसरी जानिब कहकर हंस रहा था। इसे अपनी जीत का नशा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। अफ़सोस कि तेरे कुछ करने से पहले मैं तेरी बीवी के इतना करीब चला गया, जहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसकी आवाज़ में एक तंज़ था जो रोमांचा के अंदर एक आग को मज़ीद भड़का रहा था। इसकी हर बात में एक अजीब-सा इत्मीनान था, जैसे वह हर लम्हा रोमांचा को तंग करने का लुत्फ़ उठा रहा हो। रोमांचा दहाड़ते हुए कुत्ता औदी नस्ल तो पहचानिया जानदा है। तू कुत्ते दी सब तो गंदी बिरादरी नाल ताल्लुक रखता है। कुत्ता जिन्ना मर्जी शातिर ते दिलेर बन लवे, शेर दा मुकाबला नहीं कर सकता। गीदड़ दी 100 साला जिंदगी ते शेर दी जिंदगी दा एक साल भारी पै जांदा है। रोमांचा की आवाज में ही वही दहशत थी जो शेर की दहाड़ में होती है। वो इसकी बात को जान चुका था। ये शख्स इसका दुश्मन है। अब वो बेकाबू था। इसकी आवाज में गुस्से का तूफान था, जिसमें ना कोई रहम था, ना कोई हिचकिचाहट। रोमांचा जिस दिन तेरा मेरा सामना होगा, तेनों कुत्ते दी शेर दी नस्ल दा फर्क पता लग जाना है। काशान रिजवी, ओ माय गॉड, मैं तो डर गया, कहके के साथ तंज करने वाले लहजे में बोला। इसकी आवाज में वाज़ेह तौर पर चैलेंज और मजाक का तासर था, जैसे वो रोमांचा के गुस्से का मजाक उड़ा रहा हो। रोमांचा,
गुस्से से मुठियां भींचे हुए आंखें नीची करके दांतों को पीस रहा था। वो अंदर ही अंदर दहक रहा था, लेकिन इसका गुस्सा इस वक्त बेअसर था, क्योंकि काशान रिजवी सामने नहीं था। अगर वो इस वक्त इसके सामने होता तो शायद रोमांचा इसे फौरन शूट कर देता। रोमांचा की आवाज में गुस्से की गरज थी, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा सामना होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी इज्जत पर हाथ डालने की क्या सजा है। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी बीवी को उड़ा कर ले जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, काशान रिजवी? रोमांचा के जब्त का शदीद इम्तिहान ले रहा था। इसे ले जाना तो दूर की बात है, तुम इस पर इसके पास से गुजरने वाली हवा को छूकर तो दिखाओ। एक बुजदिल गीदड़ की तरह मंसूबा बनाकर अगर तू अपने घटिया प्लान में कामयाब हो गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार कामयाब होगे? और अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। रोमांचा की दहाड़ इसके पूरे दफ्तर में गूंज रही थी। हाय 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 हाय! रोमांचा, तुम्हारे तड़पो और तड़पो। तुम्हारे तड़पने से मुझे सुकून मिल रहा है। और रही बात कि मैं इसकी हवा को नहीं छू सकता, तो क्या इसकी गर्दन पर मेरी मोहब्बत का गहरा निशान इसने तुम्हें दिखाया नहीं? अपनी जुबान बंद कर, घटिया इंसान। जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे, तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत की घाट उतारूंगा। बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। वेट एंड वॉच। मुझसे मिलने से पहले तुम आज़ादी के जितने जश्न मना सकते हो मना लो। और गुस्से से दहाड़ते हुए कहकर फोन बंद कर चुका था। रोमांचा का जब टूटा था, इसकी खूबसूरत आंखें अंगारे बरसा रही थी, गुस्से से माथे की नसें उभरी हुई थी। इसके लिए आसान नहीं था कि कोई इसका निशान का जिक्र कर रहा था, जिसको सोचकर इसका दिल लहूलुहान था। रोमांचा की इज्जत और गैरत पर वार हुआ था। रोमांचा ने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया था, मगर सूरत हाल सबसे अलग थी और सबसे तकलीफ दे थी। अगर ये कहा जाए कि इतनी तकलीफ तो इसने इस वक्त भी महसूस नहीं की थी, जब अपने इकलौते बेटे को अपनी नजरों के सामने से दुश्मन के हवाले करते हुए देखा। इतनी तकलीफ तो इस वक्त भी नहीं हुई थी जब इसने अपने सीने को गोलियों से छलनी किया था, तो गलत ना होगा, क्योंकि ये तकलीफ ज्यादा थी। रोमांच का सर टूट चुका था। इसकी आंखों में जो गुस्से की जलन थी वो बेकाबू हो चुकी थी। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश था, गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि मुकाबले से इसी तरह अल्फाजों से तोड़ना तोड़ना चाहता है, मगर ये तकलीफ इतनी शिद्दत की थी कि वो कोशिश के बावजूद भी कंट्रोल खो रहा था। तनाव और गुस्से का एक दहकता हुआ लावा इसे अपने अंदर फट पड़ा। इसने हाथ बेख्तियार टेबल पर मारा। शीशे की सतह पर इसके हाथ की ताकत की एक गहरी आवाज आई थी। इनकी इसकी उंगलियों में पहने हुए चमचमाते हुए रंग दूसरे उंगली के साथ जोर से टकराए थे। वो शदीद दर्द की लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। खून की बूंदें शीशे पर गिरती गईं, मगर इस लम्हे में रोमांचा को इन बूंदों की फिक्र नहीं थी। इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ थी जो फ़ोन पर इसने सुनी थी। वो जुमले, वो तौहीन, वो तकलीफ जो इसकी रूह में उतरी थी। इसका दर्द अब तक इसके कानों में गूंज रहा था। इस लम्हे में रोमांचा के दिल में एक सवाल था, वो कैसे अपनी बीवी के बारे में ये सब कुछ सुन सकता था? इन जुमलों का असर इतना शदीद था कि इसका दिल धड़कना भूल गया था। इस वक्त रोमांचा में एक अजीब सी बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी इस तकलीफ को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका था, मगर इसे बर्दाश्त करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इस तकलीफ को वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। वो टूट रहा था। ऐसी तकलीफ थी जो उसके कलेजे को आरी की तरह चीर रही थी। ऐसा दर्द था जिसे वो चाहकर भी इसके साथ शेयर नहीं कर सकता था। इसकी गैरत यहाँ तक गवारा नहीं कर रही थी कि वो इस मुद्दे को शामिर के साथ डिस्कस करता। मीरब, ओ माय गॉड! मीरब के नाम जहन में आते ही रोमांचा ने अपने दफ्तर के अंदर बने छोटे से केबिन के अंदर नजर डाली। इसे याद आया कि केबिन के अंदर मीरब मौजूद है और मीरब ने इसकी ये सब बातें सुन ली होंगी। वो मीरब को अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया, क्योंकि अब वो मीरब को खुद से एक लम्हा भी अलग नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुश्मन को कोई भी वार करने का मौका मिले, इसलिए वो मीरब को अपने करीब रखता था। गुस्से में बात करते हुए वो इस बात का एहसास न कर सका था कि मीरब कभी इस कमरे में मौजूद है। मीरब का ख्याल आते ही वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके तवक्कुआत के मुताबिक मीरब दरवाजे के करीब खड़ी थी। वो हिचकियों के साथ दबी आवाज में रो रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे खून टपक रहा हो। रोमांच को अंदर आते देखकर मीरा फौरन दूर होकर टेबल के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। रोमांचा ने प्यार भरी नजर से इसे देखा और नफी में सर हिलाया। मेरी जान, मेरे पास आओ। रोमांचा ने नरमी से बाजू फैलाकर अपनी जान को अपने करीब बुलाया। रोमांचा की आंखों में मीरब के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। रोमांचा को अपनी जानिशा की तकलीफ का एहसास था। मीरब ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, आपको ये सब कुछ मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे शाह को मेरी वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं। वो रोते हुए खुद को मुजरिम समझते हुए रोमांचा से दूरी इख्तियार कर रही थी। रोमांचा ने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए नरमी से इसके करीब जाने की कोशिश की। इसे अपने करीब करते हुए यकीन दिलाना चाहता था कि
اس میں اس کا کوई कसूर नहीं है, मगर इसके लिए मीरब के करीब जाना बेहद ज़रूरी था। वो इस वक्त बहुत टूटी हुई और दिल बर्दाश्त होकर रो रही थी। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। रोमांचा ने गुस्से से अपनी बात मुकम्मल की और मीरब के करीब आकर इसे जबरदस्ती अपनी मजबूत बाहों में छुपा लिया। मैं ही कसूरवार हूँ। मीरब की आवाज रोते हुए कांप रही थी। मेरे शाह की इज्जत पर कोई घटिया इंसान उंगली उठा रहा है। वो झटकते हुए रोमांचा के सीने पर जोर देते हुए दूर होने की कोशिश कर रही थी। जो भी है, मैं उसे देख लूंगा और ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि दोबारा मेरी इज्जत की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैं इसका मुहाशर करूंगा, इसके साथ नस्लें याद रखेंगी। रोमांच की आवाज में गुस्से की शिद्दत थी, मगर मीरत पर इस गुस्से का असर ना हो इसलिए खुद भी कंट्रोल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आहिस्ता से मीरत का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर ऊपर को उठाए हुए इसकी खूबसूरत रोई हुई आंखों को बेबसी की शिद्दत से देख रहा था। जाने चाह तुम मेरी ताकत हो, इस दुश्मन को हराने के लिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे यकीन की जरूरत है। लहजे में नरमी ही नरमी थी और आंखों में मोहब्बत की इंतहा। तुम इस तरह टूट जाओगे या मैं हार जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं दुश्मन के सामने हार जाऊं, कमजोर पड़ जाऊं? कभी नहीं। अल्लाह ना करे कि मैं मेरा शाह कमजोर पड़े। वो प्यार से रोमांचा के सीने को गर्दन के करीब से चूमते हुए तड़प कर बोली थी। तो फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, खिलकर जियो, जैसे तुम्हें अपने शाह की दुनिया की में हिफाजत में जीने का हक है। तुम्हारा डरना, तुम्हारा रोना, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा टूटना मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं कमजोर हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। ये क्या हुआ है आपको? वो अचानक से तड़प उठी थी। रोमांचा के हाथ से निकला हुआ फोन मीरब के हाथ पर लग चुका था, जिसे देखकर इसने शाह के हाथों की जानिब देखा। रोमांचा के भारी खूबसूरत मर्दाना हाथ के खून निकल कर शाह के पूरे हाथ को रंगीन कर चुका था। वो बिल्कुल अपनी तकलीफ और दर्द से बेखबर नजर आ रहा था। मीरब शाह के हाथ को देखकर तड़प उठी थी। कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। तुम मेरी तरफ देखो और मेरी बात का जवाब दो कि तुम मजबूत रहकर मेरा साथ दोगी या रोकर मुझे कमजोर करोगी। वो वापस मीरब के चेहरे को हाथों में थामे हुए था। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। प्लीज पहले मुझे ड्रेसिंग करने दी जाए। सारी बात बाद में करेंगे। रोमांच की तकलीफ को महसूस करते हुए वो तड़प रही थी। नहीं, तब तक ड्रेसिंग नहीं होगी जब तक मैं तुम्हें पुरसुकून ना देख लूं। वो तो जैसे जिद्दी सा हो रहा था, इसे सच में अपने हाथ की परवाह नहीं थी। पास पड़ी घूमने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मीरब को अपनी गोद में बिठाए इसकी कमर पर अपने मजबूत बाजों की हिरासत बांधी थी। इसकी राह फरार को पूरी तरह से बंद कर चुका था। शाह प्लीज, फोन निकल रहा है। एक बार ड्रेसिंग खोलने दे, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, प्रॉमिस। रोमांचा के चेहरे की दूसरी तरफ हाथ रखते हुए बच्चों की तरह डरी हुई रोमांचा को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सच में रोमांचा के हाथ से खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। मेरी जान को मेरे दर्द से बड़ा फर्क पड़ता है। रोमांचा ने गहरी नजरों से मीरब के चेहरे को देखते हुए तजस्सुस से पूछा। ये कोई पूछने की बात है? आपकी तकलीफ से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? आपके लिए तो मीरब दुनिया की हर खुशी को ठुकरा सकती है। आपकी मोहब्बत मीरब का कीमती सरमाया है। आप मेरे हैं, इस बात का गुरूर मेरे मीरब को हमेशा दुनिया की खुशकिस्मत लड़कियों में शामिल करता है। पता नहीं क्या किसकी नजर लग गई, कौन है वो, किसकी दुश्मनी है हमारे साथ, जो हमारे प्यार भरी दुनिया में आग लगाने के लिए आ गया है। और रोमान शाह के माथे पर माथा टिकाते हुए बेख्तियार अपने शाह के लबों पर लब रखकर चूमकर आंखें बंद किए हुए थे। इसके अंदाज ने रोमान शाह के दिल की धड़कनों में शोर पैदा कर दिया था। वो धड़कनों को तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ मेरी बात करो, तुम्हारी आंखों में मैं खुद देखना चाहता हूँ। मीरब, मेरा यह गुरूर हमेशा कायम रहना चाहिए कि मीरब की आंखों में सिर्फ मैं हूँ, मीरब के दिल में सिर्फ मैं हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। मैं हर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, हर तूफान से टकरा जाऊंगा और जीत कर आऊंगा। मगर मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं माजी में ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि तुमने कभी मेरे सिवा किसी को चाहा हो। वो मीरब की धड़कनों पर सर रखते हुए बाजू का हिसार मजबूती से बनाए मीठी दबी दबी सरगोशी में बोल रहा था। आप माजी के जितने मर्जी पन्ने पलट कर देख ले, मीरब की जिंदगी में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। मीरब की नजर ने कभी किसी मर्द को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखा। मोहब्बत और इश्क तो दूर की बातें हैं। मीरब मलिक ने सिर्फ एक इंसान को चाहा है, सिर्फ एक इंसान को मोहब्बत से देखा है, सिर्फ एक ही इंसान के लिए इसने टूटकर खुदा से दुआएं की कि वो उसका नसीब बन जाए। वो रोमांचा था और रोमांचा है। मीरब की आंखें कभी बेमौल चीजों पर टिकी नहीं थी। मीरब की आंखों ने हमेशा आला मुनफरिद और खूबसूरत चीज को पसंद किया है, और रोमांचा जैसा खूबसूरत इंसान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था।
वो शाह के चेहरे को कुर्सी की पुष्ट से रख हाँ कुर्सी की पुष्ट पर रखे हाथों में कि प्याले में भरे मोहब्बत की गहराइयों से बोल रही थी। और ये मीरा के दिल की सच्चाई थी जो रोमांचा के दिल में खुद से उतरती जा रही थी। मुझे खुद खुद भी नहीं पता था कि मीरा आपसे कितना इश्क करती है। मैं सिर्फ इस दिल पर राज करना चाहती हूँ। वो शाह के सीने पर हाथ रखते हुए मुट्ठी में करते कुर्ते को जकड़ते हुए शिद्दत से बोली थी। मुझे सिर्फ आपको जीतना था। जब मैं जीत चुकी हूँ, मुझे ना किसी की चाहत थी, ना है, ना कभी हो सकती है। दोबारा कभी मुझसे मत पूछिएगा कि आपको कहीं अगर ये डर लाहक है कि कभी माज़ी में मेरी नज़रों में किसी को पसंद किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मेरे रोमांच के लफ्ज़ों का मफ़हूम समझते हुए कँपकँपाते लबों से अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर आज वो अपने दिल की सच्चाई शाह के सामने रखना चाहती थी। वो जानती थी कि रोमांच शाह इस पर शक नहीं कर रहा, वो एक मर्द होने के नाते अपनी फ़ितरत के हाथों मजबूर था। इसे वज़ाहत चाहिए कि कभी मासी में भी इसकी ज़िंदगी में कोई मर्द मोहब्बत के ज़िम्रे में कैद तो नहीं था। थैंक यू सो मच। कहने का मीरा के कहने के लिए इसका शुक्रिया अदा किया। वो अपनी बाहों में कसते हुए बोला था, मीरा तुम नहीं जानती कि तुम्हारे ये अल्फाज मेरे अंदर की आग पर ठंडे पानी का काम कर रहे हैं। मैं सोच सोच कर घुट रहा था, मर रहा था, मगर कहने की हिम्मत नहीं थी। कहीं तुम इसको मेरा शक न समझो। वो मीरा के चेहरे को पकड़कर दीवानों की तरह चूम रहा था। मैं तुम पर शक नहीं करता मेरी जान। मैं क्या करूँ, मर्द हूँ। ये सोचकर ही मेरा दिल बंद होने लगता है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत कभी किसी और के साथ मंसूब हो सकती है। मैं जानता हूँ कि ये कमज़ोरी है, किसी के भी माज़ी में कुछ भी हो सकता है। मगर मीरा तुम्हारी दीवानगी ने मुझे पागल कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ गुज़रती हुई हवा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि ये हक़ सिर्फ़ मुझे है। वो अपनी तरफ से मीरा को ये जताना चाहता था कि वो इस पर शक नहीं कर रहा, मगर आज रोमांचा के अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। ताहम वो दिल से खुश था कि इसकी मीरत ने इसे ये कहा है कि इसकी ज़िंदगी में अब इसके अलावा कोई भी था ही नहीं। अब इसमें एक नई जंग लड़ने की पूरी ताकत थी। प्लीज़ शाह, मुझे ड्रेसिंग करने दे। आपके हाथ से बहुत खून निकल रहा है। मीरा की नज़रें अभी शाह के हाथ पर जमी थी, जहाँ से बहने वाला खून इसके पूरे हाथ को सुर्ख कर चुका था। एक शर्त पर ड्रेसिंग करने दूंगा। पहले मैं तुम्हारी गर्दन पर ड्रेसिंग करूंगा, जहां तुमने अभी तक मुझे दवा तक लगाने का हक नहीं दिया। शाह की नजरें इसकी गर्दन पर इसके जले हुए हिस्से पर थी, जो खुद रोमांच अगली तकलीफ का बायस था, मगर मीरज के यकीन को बरकरार रखने के लिए इसे इस दर्द से गुजरना था। नहीं शाह, आप मरहम मत लगाएं, मैं खुद लगा लूंगी। वो नजर चुराते हुए चेहरा मोड़ गई थी। क्यों? शाह का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए तजस्सुस भरी निगाहों से पूछा। रोमांचा जानता था कि इसकी जान को क्या चीज तकलीफ हो रही है, और क्यों वो शाह के हाथ से मरहम नहीं लगवाना चाहती थी। तुम मेरी हो, तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा मेरा है। हर हिस्से पर जो दर्द है, इसे ठीक करना मेरा फर्ज है। तुम पर अपनी गुर्बत के रंगों को तुम पर बखेरने का मुझे पूरा हक है। वो उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते हुए खुद ही कुर्सी से उठते हुए इसे घूमने वाली कुर्सी पर बिठा दिया था। साइड टेबल पर रखी हुई छोटी सी अलमारी से ड्रेसिंग बॉक्स निकाला, जिसमें मुख्तलिफ मेडिसिन और ड्रेसिंग का पूरा सामान था। इसमें से एक मीरब ने के ज़ख्म के हिसाब से ट्यूब सेलेक्ट करते हुए ट्यूब हाथ में लिए मेडिसिन वाला बॉक्स टेबल पर रख दिया। मीरब के चेहरे को नरमी से एक जानिब करते हुए इसकी गर्दन के जले हुए हिस्से को देखा, और शाह को दिल में एक तेज दर्द उठने का एहसास हुआ, जिसे उसने अपने अंदर ही भींच लिया था। मीरब पर जाहिर नहीं होने दिया था, गर्दन बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। इसने नरमी से जख्म की ड्रेसिंग करते हुए अपने अपने ऊपर दवा लगा दी। जख्म पर शदीद जलन महसूस होते करते हुए बेख्तियार मीरब के मुंह से सिसकी निकली थी। कल से जख्म कुछ ना पड़ने लगे की वजह से इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। मीरब दर्द से सिसक उठी थी, मगर अपने निचले होठों को काट काट कर तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अहान शाह ने इससे पहले कभी कोशिश नहीं की थी दवा लगाने की, मगर मीरब उस वक्त जिस कंडीशन में थी, इससे इसने शाह को अपने जख्म के नज़दीक तक नहीं आने दिया था। शाह ने नरमी से गर्दन पर मरहम लगाते हुए उसके चेहरे के रंग देख रहा था, जहां शर्मिंदगी साफ आया थी। शायद मीरब के दिल में अब भी किसी नामहरम को छूने की शर्मिंदगी थी, जिसको वो चाह कर भी अपने दिल से निकाल नहीं सकी थी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी तकलीफ सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ देती है, रोमान शाह ने मध्यम लहजे में कहा, और अपने लबों की हरारत जले हुए जख्म के इर्द गिर्द बिखेर दी। अपनी जान से प्यारे शौहर के लिए
लबों की नर्म हरारत को मखमली गर्दन पर महसूस करते हुए मीरब की आंखों से आंसू बहकर इसके रुखसार को भिगो रहे थे। एक मामूली सी चीज थी जिसकी मगर जिस शाह के लिए ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। आज रोमांचा ने है अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया था। रोमांचा के लिए ये सब करना आसान नहीं था, मगर मीरब इसकी जान थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मीरब को किसी तकलीफ में मुब्तला देखे। वो इस लम्स का नामो निशान मिटा देना चाहता था। अपने मोहब्बत भरे लम्स से, अपने यकीन से, अपनी गुर्बत से, और मीरब की तमाम तकलीफ़ों का वाहिद मदावा बस रोमांचा से मोहब्बत थी। कुछ देर तक मीरब की दूधिया मखमली गर्दन को जगह पर जगह घूमते हुए नरम गरम लम्स छोड़ते हुए अपनी सांसों की महक से मीरब गुमानियों को मिटाने में रोमांचा बड़ी हद तक कामयाब हो चुका था। गर्म लम्सों से विकाई करते हुए दर्द को सुकून पहुंचाते इसकी गर्दन पर ड्रेसिंग मुकम्मल करते हुए मुस्कुराती नजरों से इसे देख रही थी। मीरब के चेहरे पर सुकून ही सुकून नजर आ रहा था। मीरब ने मुस्कुराते हुए शाह की जानिब देखा और उठकर खड़ी हो गई। शाह ने दोनों हाथों को थाम कर अपनी जगह पर बिठाया और पास पड़ी बड़ी मेज के ड्रेसिंग बॉक्स के में ड्रेसिंग का सामान निकाला। अपने बाजू को आगे करें। शाह ने खामोशी से अपना भारी गोरा हाथ बालों से भरा हुआ मर्दाना बाजू इसके आगे कर दिया। मीरब ने आहिस्तगी से छोटी उंगली के साथ अंगूठी उतारी और फिर नरमी से कोई रुई की मदद से साफ करने लगी। साथ ही साथ हल्की सी सिसकियों की आवाज़ से इसके लबों से निकल रही थी। वो शाह के दर्द को अपने दिल पर महसूस कर रही थी। रोमांचा मुस्कुरा दिया। अचानक इसने अपना हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटा और अपनी गोद में बिठा लिया। शाह प्लीज़ मुझे ड्रेसिंग करने दें, मीरब ने नजर झुकाकर ब्लश करते हुए कहा। हाँ तो करो ना, किसने मना किया है? शाह शरारती नज़रों से इसे देखते हुए बोला, ऐसे नहीं हो सकती ड्रेसिंग। कभी सुना है कि कोई डॉक्टर किसी की गोद में बैठकर ड्रेसिंग करे? मीरब ने शर्माकर हंसते हुए कहा, डॉक्टर का तो नहीं पता, मगर बीवी अगर ड्रेसिंग करे तो शौहर का जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। शाह की नज़रों में शरारत थी, जबकि इसके हाथ नरमी से मीरब की कमर पर थे। पहले ड्रेसिंग करवा ले, बाद में अपना रोमांस पूरा कर लीजिएगा। वो मुस्कुराते हुए इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। आराम से बेटो, इस तरह की मज़ाहमतें करके तुम मुझे उकसा रही हो कि आज तो ऑफिस में ही मोहब्बत की सारी हदें तोड़ दो। आराम से बैठो, इस तरह की मज़ाहमतें करके तुम मुझे उकसा रही हो कि आज ऑफिस में ही मोहब्बत की सारी हदें तोड़ दूं, फिर ऑफिस की फीमेल स्टाफ के सामने तुम नजरें चुराती फिरोगी। शाह की नजरें गहरी हो चुकी थी। हाँ जानती हो, सब लड़कियां आपको ताड़ती रहती हैं, मीरब ने खफगी से कहा, और मुझ पर नज़र इसलिए जमाती हैं क्योंकि वो जलती हैं कि मेरा शाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। रोमांचा के लम्स ने एक बार फिर से मीरब को ताकत दी थी। इतना पावरफुल होता है एक शौहर का यकीन। मीरब ने दिल ही दिल में सोचा। लम्हों में वह सब दर्द भूल चुकी थी। इसके पर चमक थी और इसकी आंखों में बस रोमांचा की मोहब्बत का अक्स था। वो शाह के हाथ की ड्रेसिंग कर रही थी और शाह प्यार बरसाती नजरों से इसे देख रहा था। मुदरम लम्स की बेबाकी मीरब के गिर्द बखेर रहा था। मीरब के चेहरे पर पुरसकून तासरात देखकर रोमांचा के दिल को भी करार मिला था। वो अपने दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता था। वेट एंड वॉच। बहरहाल तुम्हारा और मेरा आमना सामना होगा, जो कोई भी हो। तुम्हारी रगों से खून का एक एक कतरा मैं अपने हाथों से निचोड़ दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी में ऐसा कहराम मचाया जिसने मेरी सालों की मोहब्बत पर बेयकीनी की हल्की सी छाप लगा दी। रोमांचा के दिमाग में इंतकाम की आग दहक रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नजरें सिर्फ मीरब की तरफ थीं और मीरब को अब हर साजिश, हर जख्म, हर तकलीफ से दूर रखना चाहता था। मीरब इसकी जान थी और अब वो इसे बेचैनी के अंधेरों में धकेल नहीं सकता था। इसके दिमाग में दुश्मन का अनदेखा अक्स घूम रहा था, मगर हाथों में मीरब की मोहब्बत थी। वो इसे अपनी सांसों से ज्यादा करीब किए बैठा था और इसके लम्स में वही बेबाक शिद्दत थी जो मीरब को हमेशा से रोमांचा का बनाने के लिए काफी थी। रोमांचा की ड्रेसिंग मुकम्मल हो चुकी थी, मगर अब मीरब को अपनी गोद में बिठाए हुए नरमी से इसके हाथों को थामे बार बार लबों से छू रहा था, जैसे मोहब्बत की मेहर लगा रहा हो। पता है मीरब, तुम्हारी हथेलियों में सुकून बसा है। मेरा दिल चाहता है कि तुम हमेशा मेरे इतने ही करीब रहो। मीरब ने मुस्कुरा कर नजर झुका ली। तो रख लीजिए, मुझे अपने इतना ही करीब, फिर हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारी मामा के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले। रोमांचा इसकी बात पर मुस्कुराते ही
اس کے ڈمپل داڑھی کے اندر سے جھلک کر گہرے ہو رہے تھے۔ میرب کے دل نے ایک زور کی بیٹ مس کی تھی۔ شاہ کے ڈمپل دیکھتے ہی وہ اپنے ہاتھ کو شاہ کے لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس کے ڈمپل پر رکھتے ہوئے اس کے سخت داڑھی سے بھرے گال پر بچوں کی طرح انگلی رکھتے ہوئے اندر باہر کرتے اس کے ڈمپل سے کھیلنے لگی۔ شاہ آنکھوں میں ایک عجیب سے اطمینان دیکھتا جیسے ہر تکلیف ہر زخم بھول چکا تھا۔ یہ تمہارے ہیں، تم چاہو تو چوم کر ان پر اپنا حق جتا سکتی ہو۔ وہ میرب کی نظروں کو ڈمپل میں محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا اور کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا۔ میرب کی ہنسی اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، دل تو یہی چاہتا ہے کہ جتنی بار بھی آپ مسکرائیں اور آپ کے ڈمپل مجھے دکھائی دیں تو میں چوم لوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرما رہی تھی۔ رومان شاہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا، میری جان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم جب چاہو اپنا ہی شوق پورا کر سکتی ہو، مجھے تو اچھا لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت سے میرب کی پیشانی چوم لی تھی۔ ہمیشہ عورت ایسی چیزوں کو مرد کی کم ظرفی اور چھوٹی سوچ یا پھر شک کرنا کہتی ہے، مگر نہیں اے ابن ہوا، ہر مرد یہ کم سب کچھ شک، کم ظرفی یا جھوٹی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اس چیز کو محبت سے بھی سوچ اور دیکھ لیا کرو۔ نہ ہو تو ہر مرد رومان شاہ ہوتا ہے اور نہ ہی عورت میر ملک ہوتی ہے، مگر اپنی سوچ کو میرب کی طرح اپنے محرم تک پہنچانے کی کوشش تو کرو۔ اگر دبک کر قدم پیچھے رکھو گی تو کبھی اس کے نظریے کو سمجھ نہیں سکو گے، اور کبھی مرد رومان شاہ کی طرح عشق کر کے دعوت عورت کو یقین اور تحفظ دینے کے بعد یہ سوال پوچھے تو دیکھو، عورت اپنا دل کھول کر سامنے رکھ دے گی۔ بعض دفعہ نہ مرد غلط ہوتا ہے نہ عورت، بس وہ نظریات غلط ہوتے ہیں جو اس وقت دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں ایسی بے یقینیوں میں، جہاں پر محبت اور مردانگی کی فطرت سے مجبور مرد ایسا سوال کرتے ہیں اور عورتیں اس نظریے کو غلط سمجھتے ہوئے گھر توڑ لیتی ہیں۔ اے اپنے ہوا، تو کبھی خود کو ایک مرد کی جگہ رکھ کر سوچ، تو دل تو سوال کرنے کا حق ان کو بھی ہے۔ جب تجھے عزت بنا کر پوری دنیا سے چھپا لیتا ہے، جب تیری طرف اٹھنے والی آنکھ کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ذرا سوچ، جب اس کو کبھی اچانک کہیں سے یہ پتہ چلے کہ تیرے ماضی میں کبھی کوئی شامل رہا ہے، اس کا درد، اس کی تکلیف بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ ایک مرد کی زندگی میں کوئی دوسری عورت موجود ہو، جتنا تڑپ کر عورت شور مچاتی ہے، اس کا حق مرد کو خدا نے دیا ہے۔ 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے خدا نے جب کہہ دیا کہ مرد کو حق ہے 4 عورتوں کے ساتھ ایک وقت رہنے کا، اس کے باوجود ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، تو سوچو، عورت کے لیے تو خدا نے ایسا حکم دیا نہیں، تو جب ایک مرد کو پتہ چلے کہ اس کی عزت اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھی منسوب رہی تھی، کبھی اس کی محبت میں کوئی شراکت داری کرتا رہا تھا، تو مرد کے لیے سوال کرنا کوئی بڑی اور عجیب بات نہیں ہے۔ سمجھو ان باتوں کو، اور اگر تم غلط نہیں ہو تو وضاحت دو، اگر غلطی ہوئی ہے تو مرد کو بے یقینی کا نام نہ دو، معافی مانگ لو، سر جھکا لو اور کہہ دو کہ انسان گناہ کا غلطی کا پتلا ہے، معاف کر دیجیے۔ اگر محبت سچی ہے تو معافی مل جائے گی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، تو کوشش کرتے رہو، مل جائے گی۔ خدارا اپنے گھروں کو نہ توڑو، حقیقتوں کو تسلیم کرنا سیکھو۔ ڈاکٹر شاہ زیب جینس کی پینٹ کے اوپر ہلکے رنگ کی شرٹ اور اس کے اوپر گرم ہوڈی والا اپنا اپر پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی پٹھانوں اعلیٰ شخصیت میں ایک خاص کشش تھی، جو اس کے سینئر سرجن ہونے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی تھی۔ جب وہ وارڈ کا چکر لگاتا تو ایک ڈاکٹر کی فوج اس کے پیچھے ٹپ ٹپ کرتی ہوئی چلتی تھی۔ گلے میں پہنے ہوئے اسٹیتھوسکوپ، جو ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی پیشہ ورانہ پہچان کا حصہ بن کر زیادہ تر اس کے گلے میں ہی لٹک رہا ہوتا تھا، جو آج کے معمول کے مطابق اس کے گلے میں تھا، اور وہ وارڈ کے اندر مریضوں کو فائلز چیک کرتے ہوئے کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی سارے میل، فیمیلز اور جونیئر سینئرز ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر یمنا بھی، جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی ٹیم میں شامل ہوئی تھی، اس کی رہنمائی کے تحت کام کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب سینئر اور جونیئر ڈاکٹر سے مریضوں کے لیے ڈیٹیل لیتے ہوئے کام میں کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر یمنا نے ڈاکٹر شاہ زیب کی مہارت اور اس کی پراعتمادی کو باز خودی سے رکھ دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے کام پر مرکوز تھیں اور دل میں ایک پیارا سا احساس بے اختیار جاگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد چور سی نظروں سے ڈاکٹر شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ اب کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کو یقین دلاتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات کرتے چھوٹے چھوٹے موقع ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر ڈاکٹر شاہ زیب سینئر سنجیدہ طبیعت کا مالک انسان تھا، اسے کسی بھی فیملی ڈاکٹر کے ساتھ زیادہ فری ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔
ऐसा लोगों का सोचना था, जबकि डॉक्टर साहब की निगाह में तो डॉक्टर हुमा ने किसी कसी हुई थी। डॉक्टर हुमा को ज़हर लगता था। डॉक्टर शाहज़ेब का फैमिली डॉक्टर के साथ फ्री होना और डॉक्टर शाहज़ेब की खबर डॉक्टर हुमा तक किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती थी। इसलिए डॉक्टर शाहज़ेब अपनी पठानी डॉक्टर से डरते हुए अपनी आंखों को हमेशा खूबसूरत डॉक्टर्स को देखने से रोके रखता था। डॉक्टर शाहज़ेब, आपका दिल के इलाज का तरीका वाकई मुतासिरकुन है। आप इतनी तेज़ी से मरीजों के हालात में बेहतरी लाते हैं। क्या आपका कोई ख़ास तरीक़ाकार है जो इतनी कामयाबी से काम करता है? डॉक्टर यमुना ने सिर्फ बात करने के लिए ही पूछा था, वरना इस वक्त इसका सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। डॉक्टर शाहजेब की नज़रें मरीज के चेकअप पर थीं। वो किसी और बेखबर वो किसी वो किसी और से बेखबर था कि छोटी सी डॉक्टर इससे कुछ खास नज़रों से देख रही थी। डॉक्टर यमुना, हर एक मरीज के लिए इलाज का तरीका मुख्तलिफ होता है और हम इनके जिस्मानी अलामत और तारीख तिक को देखकर ही फैसला करते हैं। यहाँ कोई एक तरीकाकार नहीं है। हमें हर केस को इसकी इनफरादियत के मुताबिक हल करना पड़ता है। वो प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देते हुए इस वक्त पूरी तवज्जो अपने काम पर दे रहा था और डॉक्टर यमुना की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मरीज के हालात पर गुफ्तगू में मसरूफ था। डॉक्टर यमुना को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी शाहज़ेब के जवाब से में तो इसे डॉक्टर शाहज़ेब की तवज्जो अपनी जानिब करनी थी, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुई, क्योंकि डॉक्टर शाहज़ेब अपने काम में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। डॉक्टर यमुना के चेहरे पर मायूसी नज़र आ रही थी। डॉक्टर शाहज़ेब ने मरीज़ों की फ़ाइल को खोला और जूनियर डॉक्टर्स के साथ कुछ तफ़सीलात शेयर करने लगा। डॉक्टर यमुना चेहरे के ज़ाविये को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए मरीज़ की जानिब देखने लगी। ये केस पेचीदा है, लेकिन अगर हम इस मरीज़ कि ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन पर काबू पा लें तो हम इसके हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी ला सकते हैं। और ये दवाई का लोकेशन, इस पर ख़ास ध्यान देना होगा। डॉक्टर शाहज़ेब अपने जूनियर डॉक्टर्स को समझा रहा था। इसके अंदाज में जो पुरअतमादियत और प्रोफेशनल अप्रोच थी, वो ना सिर्फ जूनियर डॉक्टरों के लिए रहनुमाई का बायस बन रही थी, बल्कि इसका दिलकश अंदाज भी किसी हद तक नज़र आ रहा था। वो फाइल चेक करते हुए इस लम्हे के लिए रुका था और फिर घड़ी की तरफ देखा। वैसे लंच का वक्त हो रहा है, इसने दिल में सोचा और जूनियर डॉक्टरों से बात करने के बाद फौरन डॉक्टर हुमा के कैबिन का रुख किया। डॉक्टर शाहजेब ने कैबिन का दरवाज़ा बड़े मूड के साथ खोला था, क्योंकि हुमा इससे इससे कुछ पहले ही फारिग हो जाती थी, तो इसे कैबिन में ही मिलती थी। ज़ाहिर सी बात है, काम के दौरान अगर बीवी का थोड़ी देर का साथ मिल जाए तो बंदा पुरसकून और खुशगवार मूड में होगा ही। और अगर बीवी हम पेशा हो तो फिर तो वारे के न्यारे, क्योंकि किसी ना किसी मौजू पर बैठकर बात भी हो जाती है। डॉक्टर साहब ने खुशी खुशी जैसे ही केबिन के अंदर कदम रखा तो सामने कुर्सी पर बेचैनी से इसका इंतजार करती हुई हुमा इसकी नजर आ गई थी। आज तेवर मामूल के मुताबिक नहीं थे, वो देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खानम, बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा है। शाहजेब अपनी आदत से मजबूर आते ही तंजिया अंदाज में बोलते हुए इसके करीब आ खड़ा हुआ और आते ही हमेशा की तरह आदत से मजबूर हाथों को बेबाक से हरकत दी। हाथों को कंट्रोल में रखा करें, ना आपके हाथ कंट्रोल में होते हैं और ना ही आपकी नजरें। वो गुस्से से शाहजेब का हाथ झटकते हुए बोली, खैर है, आग वो गोला क्यों बनकर बैठी हुई हो? शाहजेब ने हैरान नजरों से देखते हुए पूछा और अपने बेचारे मासूम हाथ को देखा, जिसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। आग वो गोला बनकर बैठी हूँ, हाँ। इसका बाजू पकड़कर मरोड़ते हुए हुआ के मुकाबिल खड़ी हुई थी। अरे खानम, खैर है? जंगली बिल्ली बन गई हो, कसूर तो बताओ, मैंने क्या किया है? वो हाथ के दर्द से रंग बिरंगी आवाजें निकालते हुए पूछ रहा था। डॉक्टर यमुना, और आपका क्या चक्कर है? हुमा ने बगैर किसी लिहाज के सीधा सवाल पूछा, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो दोनों में थी कि एक दूसरे से बराह रास्त कुछ भी पूछ सकते थे। कोई चक्कर नहीं है डॉक्टर, मेरे अंडर ट्रेनिंग ले रही हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब जिस जासूस ने ये खबर पहुंचाई है, इसका तो मैंने सर फाड़ देना है। शाहजेब ने इसे घुमाकर इसकी पुर्स अपने सीने से लगाते हुए अपने लबों की जंबिश इसकी गर्दन पर महसूस करवाई और दांतों की चुभन से भी नवाज दिया। हर किसी का सजा देने का एक अंदाज होता है और डॉक्टर शाहजेब का सजा देने का यही अंदाज था। हॉस्पिटल के अंदर ऐसी हरकतें मत किया करें, वो सिसक कर बोली थी। जो तुम हॉस्पिटल के अंदर मुझ पर शक करने वाली हरकत करती हो, इसका क्या? अपनी हरकत को दोहराते हुए सरगोशी में सवाल किया। बीवी हूँ आपकी, मेरा हक है आप पर नजर रखना और आपसे सवाल पूछना। मेरी जान, शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा भी हक है तुमसे मोहब्बत जताना, तुमने मोहब्बत में तड़पाना। वो भी पठान था ख्वाबों की, तो इसके पास भी
भंडार थी। जवाबों की तो इसके पास भी भंडार थी। वो कौन-सा हार मानने वाला था। प्यार मोहब्बत बाद में जता लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। वो शाहज़ेब को कोहनी मारकर पीछे की जानिब धकेलते हुए फिर इसके मुकाबले आकर खड़ी हो गई थी। हुमा ऐसे मामलों में बहुत सख्त हो जाया करती थी और शाहज़ेब को इसकी फितरत का पता था, इसलिए शाहज़ेब के चेहरे पर कोई भी सख्त तासुरात नहीं थे। वो हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक दाँत निकाल रहा था। शाहज़ेब, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जब आप इस तरह से हँसते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब तुम मुझ पर गुस्सा करती हो। इसका हाथ पकड़कर इसे थोड़ा-सा पीछे ले जाते हुए फाइल्स वाली अलमारी के साथ लगा दिया। चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए, दोनों हाथ इतराफ पर रखे खड़ा था। शाहज़ेब की गर्म सांसें इसके चेहरे पर पड़ते हुए हुमा को बेचैन कर गई थी। वो अपना रुख एक तरफ करते हुए गुस्सा करते हुए दोनों हाथों से धकेलते इसे पीछे करने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। जब जानती हो कि झटपटाकर मेरी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन है, तो मेरी जंगली डॉक्टर, क्यों तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करती हो? फिर बाद में विटामिन्स खाने पड़ेंगे तुम्हें। झुककर इसके नाक से नाक को रगड़ते हुए नरमी से कहा, छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी है। मगर मुझे तो तुमसे बात करनी है, और फजूल में नाराज मत हुआ करो यार, कसम से। मैंने तो नजर भर के भी डॉक्टर यमुना को नहीं देखा। वो तो देख लेते, मना किसने किया था? वो बीच में बात काटते हुए गुस्से भरी नजरों से देखते हुए तड़क के बोली थी। ओके, अगर इजाजत दे रही हो तो फिर मैं सुबह से देख लिया करूंगा। कितनी प्यारी हो तुम यार। इसने गुस्से को अपनी हंसी में उड़ाते हुए बोला तो डॉक्टर हुमा के गुस्से का पारा हाई होने लगा था। करके दिखाइएगा आप, फिर देखूंगी आप घर में कैसे घुसते हैं। डॉक्टर शाहजेब के कॉलर को दोनों जानिब से पकड़ते हुए इसे इसी अलमारी की जगह पर लगाए खड़ी थी। ओ माय गॉड यार, इतनी रोमांटिक मत हुआ करो कि मैं आपा खो दूं और भूल जाऊं कि हम इस वक्त हॉस्पिटल के कैबिन में खड़े हैं। शाहजेब गहरी सांस लेते हुए ऐसे अंदाज में बोला जैसे डॉक्टर हुमायूं का रेप करने की कोशिश कर रही हो। बड़े ही बेशरम, यहाँ कुछ भी बोल देते हैं। वो झटके से कॉलर छोड़ते हुए पीछे हुई थी, मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर शाहजेब वापस इसे घुमाकर इसकी जगह पर लगा चुका था। अजीब सी कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में। बेशर्मी तो दिखाई ही नहीं है। दिखाने का इरादा है। आज छोड़ो खाने को, मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी बेशर्मी दिखा लेते हैं। शाहज़ेब इसके लबों पर झुकते हुए बोला तो हुमा ने सीने पर हाथ रखते हुए धक्के से इसे खुद से दूर किया था, क्योंकि डॉक्टर शाहज़ेब का कोई भरोसा नहीं था, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता था। अच्छा तरीका है मुझे जवाब न देने का। इससे पहले कि शाहज़ेब वापस इसका हाथ पकड़कर कोई भी बात कर करता, डॉक्टर हुमा केबिन का गेट खोलते हुए तेजी से बाहर निकल आई थी, और डॉक्टर शाहज़ेब अभी भी इसके पीछे पीछे ही था। मैं तो तुम्हारा जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम ही हो मेरे आगे आगे भाग रही हो। इसके साथ साथ चलते हुए हंसते हुए बोला। हुमा की नाराजगी और शाहज़ेब की साख्ता मुस्कुराहट दोनों एक दिलचस्प मंजर पेश कर रहे थे। हुमा कभी इसे गुस्से से देखती तो कभी नजरें फेर लेती, और शाहज़ेब अपने बेतुके मजाक और मासूमियत के इम्तजाज से इसे मजीद तपा रहा था। डॉक्टर्स और स्टाफ जो इन दोनों को जानते थे, इनकी जोड़ी और नोक-झोंक को देखकर मुस्कुराते रहते थे। अस्पताल की फिजा में इनकी हल्की-फुल्की नोक-झोंक खुशगवार एहसास बखेर रही थी। शाहज़ेब ने हुमा की तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, खानम, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। बस यही वजह है कि तुम्हें तंग करना मेरा सबसे बड़ा शौक है। हुमा ने घूरकर इसे देखा और सख्त लहजे में कहा, ये शौक ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने ना रहे, वरना अस्पताल में सबको देखने के लिए नया सीन मिल जाएगा। मीरब अपने शाह की गुर्बत में महफूज पनाहगाह की तरह छुपी हुई थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई थी। इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग देखकर शाह की नजरें पुरसकून लग रही थी, मगर इसी लम्हे फोन की गूंज खतरे की दस्तक देती हुई बज उठी थी। टेबल पर रखे हुए मोबाइल की जानिब शाह ने देखा। मीरब शाह के करीब से उठते हुए मोबाइल को उठाकर शाह के आगे आके करते हुए बोली, तो ये आयत की स्कूल का नंबर है। फोन की स्क्रीन पर रोशन नंबर आयत के स्कूल का था, जिसे पहचानते हुए मीरब ने रुमान शाह से कहा था। रुमान शाह ने फौरन फोन उठाया। चेहरा सख्त हुआ, पता नहीं क्यों, मगर दोनों का दिल अजीब सी बेचैनी को अचानक से एक साथ महसूस हो रहा था। हेलो, दूसरी तरफ से परेशान आवाज में बताया क्या? मिस्टर रुमान शाह, आपकी बेटी आयत अचानक बेहोश हो गई है। हमने एम्बुलेंस बुलवा ली है क्योंकि इसे सांस नहीं आ रहा। प्लीज आप इनका ख्याल रखिए, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। रुमान शाह जल्दी से कहते हुए मीरब की जानिब देखा। रुमान शाह एक लम्हे में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मीरब की रंगत फक हुई थी। शाह, आयत, क्या हुआ आयत को? रुमान शाह ने कोई जवाब दिए बगैर मीरब का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकला। इसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। वो तेजी से मीरब को लेकर गाड़ी तक पहुंच चुका था।
प्लीज शाह बताएं तो सही क्या हुआ है इसे। गाड़ी में बैठो मीरा फौरन। शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बताए और कैसे बताएं। वो दोनों बिजली की रफ्तार से दफ्तर से निकले थे। गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। मीरा हाथ जोड़े बार बार अल्लाह को पुकार रही थी। शाह के चेहरे पर घबराहट थी। चंद कदम ही गाड़ी आगे बढ़ी थी कि फोन दोबारा बजा। रोमान शाह ने स्क्रीन पर देखा, वही नंबर था जिससे पहले कॉल आई थी। हेलो मिस्टर रोमान शाह, हम आया को हॉस्पिटल ले आए हैं, आप जल्दी पहुंचे, इसकी हालत खराब है, सांस नहीं आ रही। मीरब की आंखें खौफ से फैल गई थी। शाह ने स्पीकर ओपन कर दिया था ताकि मीरब भी सुन सके। हम पहुंच रहे हैं, शाह ने घबराहट से कहा और दूसरी तरफ से फोन कट हो चुका था। या अल्लाह, शाह प्लीज जल्दी करे, मीरब ने रोते हुए शाह के कंधे पर हाथ रखकर कहा। रोमान शाह ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आंखें अब भी सड़क पर थी। मेरी जान, चुप हो जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। शाह एक हाथ से मीरा को अपने कंधे से लगाए हुए था, इसकी पीठ को रब कर रहा था। अल्लाह करे इसे कुछ भी ना हो। इतनी मुश्किल से अल्लाह ने मुझे बेटी दी और बेटे दोनों नेमतों से नवाजा है। अल्लाह इन्हें कुछ भी ना हो। वो रोते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। वो स्टीयरिंग घुमाते हुए मीरब को चुप करवा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मीरब शाह के साथ तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हो गई थी। अंदर जाते ही पता चला आयत इमरजेंसी वार्ड में है। मीरब ने जैसे ही इसे देखा, वो रोते हुए दीवार का सहारा ले लिया। शाह, मेरी आयत, मेरी बच्ची आयत बेहोश थी। उसकी नाक पर मास्क लगा हुआ था, ड्रिप्स लगी हुई थी और वो बेसुध बेजान जर चेहरा लिए हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। रोमान शाह ने इसके लरस कर गिरते वजूद को फौरन से संभाल कर बांसों में भींच कर दिलासा दिया। मीरब, रो नहीं मेरी जान, हमारी आयत को कुछ नहीं होगा। तुम आयत के पास रुको, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो कहते दो ही कदम चला था कि वापस पलट कर देखा। तुम मेरे साथ ही चलो। इसने दिमाग में फौरन से लिफ्ट वाले दुश्मन की सोच उजागर हुई थी। वो किसी पर ना तो भरोसा कर सकता था और ना ही जानशा तो खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर करने के बारे में नहीं सोच सकता था। मीरब ने बगैर किसी बहस के शाह के साथ चलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो खुद भी इस अनदेखे दुश्मन को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो दोबारा से इससे कोई नुकसान पहुंचाए। रोमान शाह ने मीरब के हमरा सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। इसकी आवाज़ गंभीर थी, आंखें परेशानी की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। जैसे डॉक्टर के रूम में दाखिल हुआ और डॉक्टर को सलाम कहते हुए आयत का हाल कहा। एवरीथिंग इज ओके डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद माई डॉटर। प्लीज मिस्टर रोमान शाह बैठकर आराम से बात करते हैं, डॉक्टर ने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा। प्लीज डॉक्टर, आप मुझे मेरी बेटी के बारे में बताएं। रोमान शाह बाकायदगी से खड़े रहते हुए डॉक्टर से बोला, संजीदगी से सर झुकाया। मिस्टर रोमान, योर डॉटर हैज अ congenital heart defect. There is a hole in her heart. ये जुमला जैसे किसी ने रोमांचा के सीने के नेसे नेसा उतार दिया हो, मगर चेहरे पर वही मजबूती थी। लेकिन शाह लेकिन साथ खड़ी हुई मीरब ने जब सुना तो इसके कदम लड़खड़ाए थे। नहीं नहीं शाह, वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए रोने लगी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।